हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग दी एम्स पीएचडी 2025, जो कि इन्होंने फिलहाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, दैट इज amsexam.ac.in। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का यहाँ पे सेक्शन आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये वाला सेक्शन दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी जनवरी 2025 सेशन हैज बीन स्टार्टेड, काइंडली क्लिक। ठीक है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आई मीन टू से पहले यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जो कि आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो अगर आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपके पास क्रेडेंशियल आएंगे उसके बेसिस पे आप कैंडिडेट लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कैसे क्या एवरीथिंग। अब यहाँ पे ये रहा होम पोर्शन, ये रहा नोटिफिकेशन, ये रहा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये रहा प्रोस्पेक्टस। और उसके अलावा बाकी सब चीजें भी मेंशन की गई हैं कि कैसे आपको इमेज अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, यूजर मैनुअल, एवरीथिंग इज गिवन हियर। अब अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो इन्होंने एज ए एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से मेंशन किया है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातों को मेंशन किया है कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो एम्स की तरफ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है ये जनवरी 2025 सेशन के लिए आया है, और इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा, दैट इज सीबीटी मोड में होगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो दे के रखी है, 23 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 6 फरवरी 2025 तक जो है लास्ट डेट रहने वाली है। अब डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो रहने वाला है 20 फरवरी 2025, और ड्यूरेशन जो है एग्जाम का रहने वाला है सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक, यानी कि 90 मिनट का जो है यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज amsexam.ac.in, जिस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये तो था इनका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, राइट। अब अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस से जाते हैं और प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आप ये देख सकते हैं, दैट इज लगभग 74 पेजेस का जो है प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। तो हम इसी को डिटेल में समझने वाले हैं और बाकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किए हैं उसके बारे में चलिए देख लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस जिसको कि हमने यहाँ पर एक तरीके से ओपन किया है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको आपको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि शुरुआत में ही आपको पता चल जाए कि आप समहाउ अप्लाई करने वाले हैं या नहीं अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर नहीं आती है तो आप जो है स्किप करके बंद कर सकते हैं। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, दैट इज एम्स पीएचडी की, यहाँ पे इन्होंने दो बेसिस पे जो है एक तरीके से एलिजिबिलिटी रखी है। एक को इन्होंने बोला है एफए। एफए का मतलब हो गया यहाँ पे दैट इज फंड अवेलेबल, और दूसरा इन्होंने रखा है ओएफ, दैट इज ओन फंड। ओन फंड का मतलब हो गया कि आपके पास जो है दैट इज खुद का यहाँ पर फेलोशिप है। अब खुद का फेलोशिप का मतलब हो गया जैसे कि आपने फेलोशिप गिविंग एग्जाम को क्लियर किया है, जैसे कि डीबीटी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, ठीक है, जहां से आपको खुद का अपना फेलोशिप मिलता है। एफए का मतलब हो गया कि आपने कोई भी जो है फेलोशिप एग्जाम एक तरीके से क्लियर नहीं करके रखा है, बट सम हाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पीएचडी फ्रॉम एम्स। तो उस केस में क्या करे किया जाएगा कि आपके लिए अलग से फंड अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी कि नेट या नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम के साथ जो स्टूडेंट हैं और नॉन नेट स्टूडेंट दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपके पास अपना फेलोशिप है तो आप फेलोशिप अपना एक्टिवेट करोगे, और अगर आपके पास अपना कोई फेलोशिप नहीं है तो आप एम्स पीएचडी के अंदर जो ये कैटेगरी है दैट इज एफए कैटेगरी, आप इसके अंडर में चले आते हो, फिर आप इसके अंडर में जो सीट्स अवेलेबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और रूल, जो ओएफ कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो एक्चुअल में ओएफ एज वेल एज एफए
ये दोनों ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फंड अवेलेबल या ओन फंड, ओन फेलोशिप, दोनों के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एफए कैटेगरी में आने वाले यानी ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एफए कैटेगरी और उनकी उस कैटेगरी में अवेलेबल सीट्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, इस पर्टिकुलर पीएचडी पोस्ट के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले, तो ये एक अच्छी चीज हो गई। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के लिए जो है ये सीबीटी मोड में एग्जाम लेने वाले हैं, जिसमें कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का एग्जाम होगा। और इन दोनों स्टेज में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको जो है स्टेज 3 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और स्टेज 1 2 3 सबका क्यूमुलेटिव मार्क्स लेकर जो है दैट इज फाइनल सिलेक्शन होगा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं जो कि मुझे आपको बताना था। अब आप जैसे कि देख सकते हैं इस प्रोस्पेक्टस में लगभग 74 पेजेस है, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। तो दो तीन चीजें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड बेसिस पे दी गई है, तो मैं हर एक कैटेगरी या हर एक डिपार्टमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आपको सबसे पहले ये पता चल जाए कि कोई पीएचडी नोटिफिकेशन निकला है, क्योंकि हर एक बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, वो अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करके अपडेट नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी नोटिफिकेशन एक ही जगह मिल जाती है। तो कभी भी आपको पीएचडी या जॉब पोस्ट दिया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे दिया जाता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ऐसा कुछ निकला है, और बाकी डिटेल जो भी है आप उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के जो है गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको इस प्रोस्पेक्टस को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो मेरे तरफ से जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे एक तरीके से बता देती हूँ। तो ये जो ओवरऑल प्रोग्राम है दिस इज फॉर जनवरी 2025 सेशन के लिए है। इंपॉर्टेंट डेट्स हम फटाफट से देख लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, जिसमें कि 23 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 6 फरवरी 2025 को आखिरी डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, ध्यान रखिएगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए करेक्शन विंडो जो है 12 फरवरी से ओपन हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली 13 फरवरी को जो है एंड कर दिया जाएगा। आगे अगर हम यहाँ पे डिटेल को देखते हैं तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका एडमिट कार्ड मिलने की जो डेट है वो 15 फरवरी हो सकती है। सीबीटी मोड में एग्जाम 20 फरवरी को होगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन 3 मार्च तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको 19 मार्च तक मिल जाएगा। और पीएचडी ज्वाइनिंग डेट जो है लगभग 15 अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे जो भी रिजल्ट होंगे उसका डिक्लेरेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, जो कि है aimsexam.ac.in। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, जिसको देख के मैं फिलहाल में काफी शॉक थी कि इन्होंने एप्लीकेशन फी इतनी ज्यादा मतलब किस बेसिस पे रखा है, आई डोंट नो। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म लगभग मैं ये देख रही हूँ कि एम्स की तरफ से जो भी चाहे जॉब रिक्रूटमेंट हो या पीएचडी का रिक्रूटमेंट हो, इनकी एप्लीकेशन फीस लाइक सो मच, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 2000। उसके अलावा इस पे ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगेंगे। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रखा गया है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई यहाँ पे फी नहीं रखा गया, ठीक है। पेमेंट का मोड जो है आप डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी सहूलियत के अनुसार आप जो है यहाँ पे ऑप्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। जैसे कि आप एग्जामिनेशन का पैटर्न पता कर सकते हैं, पेज नंबर 5 पे दे के रखा है। इसके अलावा कितनी सीट्स अवेलेबल है डिपार्टमेंट वाइज वो भी दे के रखी है। सीट्स के बारे में भी डिटेल आपको मिल जाएगा। जनरल एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगा, कोर्स का ड्यूरेशन मिल जाएगा, किस मेथड से सेलेक्ट किया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो है 35 नंबर पेज से आपको जानने को मिल जाएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को जब भरेंगे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या साइजेस होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल करवाने हैं, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर अगर आप कहीं पे ऑलरेडी अभी फिलहाल में पोस्टेड हैं तो आपको एनओसी भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। चलिए समरी ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि जो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा। तो सीबीटी मोड रहने वाला है, ऑनलाइन मोड रहने वाला है, 90 मिनट्स का होगा। स्टेज 1 स्टेज 2 पे होगा। एग्जाम की डेट 20 फरवरी दी गई है। सेंटर जो है दिल्ली एनसीआर होगा, यानी कि आपको दिल्ली समहाउ जाना पड़ेगा अगर आप लाइक दिल्ली से बाहर रहते हैं तो। नंबर ऑफ शिफ्ट सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 सॉरी सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एग्जाम होगा, यानी 90 मिनट का होगा। पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल 70 होंगे। स्टेज 1 में 30 क्वेश्चन, स्टेज 2 में 12 दैट इज स्टेज 2 में
टोटल 40 क्वेश्चन। सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट बेसिस पे बता के रखा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। टाइप जो है ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज एमसीक्यू टाइप होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से किया गया है कि मेडिकल, डेंटल एंड नर्सिंग कैंडिडेट के लिए जो है एप्टीट्यूड रिलेटेड इंग्लिश होगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है 40 होंगे। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए, तो इनके लिए जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश जो कि होगा 30 का, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड जो है दैट इज 40 होगा। अगर हम बात करते हैं करेक्टेड आंसर की, तो सही क्वेश्चन का आंसर देने पे आपको नंबर लाइक मार्क्स जो है +1 मिलेगा। इनकरेक्ट पे जो है 1/3 यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हाँ किस तरीके से जो है क्वेश्चंस का ओवरऑल डिटेल रहने वाला है। मोड ऑफ कट ऑफ जो है यहाँ पे यही बोला गया है कि आपका स्टेज 1 एंड 2 में जो है एटलीस्ट 35 मार्क्स होने चाहिए, ताकि आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो पाए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बोला गया है स्पेशल वेटेज विल बी एडेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 35 मार्क्स इन द स्टेज 1 एंड 2 कंबाइंड एंड आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3। तो उन्हीं बच्चों को स्पेशल वेटेज दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कैंडिडेट जो है 3 टाइम्स हो गए हैं कंपेयर टू द सीट्स अवेलेबल, तो उस केस में जो है दैट इज जैसा कि मेंशन है, कैंडिडेट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज विल बी कॉल्ड फॉर द स्टेज 3। डिपार्टमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कैरी 20 मार्क्स, जैसे कि मेंशन है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइज को रिजॉल्व करने के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो है एक तरीके से सहारा लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेज 1 में जो है एप्टीट्यूड होगा, जो कि इंग्लिश को कवर करेगा, और ये जो है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक तरीके से कैरी करेगा और 40 मिनट का होगा। और स्टेज 2 में जो है टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 मिनट के होंगे। इस तरीके से टोटल 90 मिनट का जो है 90 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 2 लेवल पे रखा गया है, दैट इज फंड अवेलेबल इन प्रोजेक्ट्स दैट इज FA कैटेगरी, और ओन गवर्नमेंट फेलोशिप दैट इज OF कैटेगरी। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे टोटल बता के रखा है, ठीक है, बट टोटल देखने का फायदा नहीं है। अगर आपके पास कोई अपना एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है, तो आपको जो है सिर्फ FA कैटेगरी को देखना है। और ऑब्वियसली जिनके पास फंड है उनके पास तो दोनों ही ऑप्शन है भाई, वो यहाँ भी देख सकते हैं और वो अपने वाले को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा देख रखा है। अब डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं एक बार रीड करना चाहूँ, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कार्डियक बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, गैस्ट्रो दैट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो गया, हिमाटोलॉजी हो गया, एंड सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो टोटल जो सीट यहाँ पे अवेलेबल है वो है टोटल 82, FA और OF दोनों को ही मिला के। अब जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने डिटेल में देके रखी है कि हर एक का डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एनाटॉमी कैटेगरी को देखती हूँ, जिसमें कि FA के लिए 6 सीट है और OF के लिए जो है यहाँ पर दैट इज 8 सीट है। तो उस केस में जो है FA के लिए आप देख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ सीट कितनी है, और अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का टाइटल ये हो सकता है, ब्रॉडर एरिया बता के रखा है, फंडिंग कौन देगा, DBT देगा, वो भी बता के रखा है, ठीक है। तो जो अगर आप एक तरीके से फंड अवेलेबल वाली कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे फंडिंग एजेंसी भी बता के रखी है। जैसे कि देख सकते हैं DBT हो गया, ICMR हो गया, तो अलग अलग एजेंसी जो है आपको फंड करेंगी। क्योंकि आपका क्या होगा कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर एक तरीके से रिक्रूट किए जाओगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यानी प्रोजेक्ट में आपको फंड्स मिलेगा। तो इसीलिए PhD को 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। FA जहां पे आप प्रोजेक्ट करोगे और वहां पे जो है आपको फेलोशिप दी जाएगी, और एक हो गया दैट इज OF, जिसके पास जो है अपनी खुद की फेलोशिप है, और वो जो भी इन दैट इज रिसर्च में काम करेंगे उनका अपना फेलोशिप एक्टिवेट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यू कैन सी हियर, देखिए सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे एंड से बताना आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए आपको ये प्रोस्पेक्टस को एक बार अपने एंड से जरूर रीड करना होगा। बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे के रखी है, सीधे से ये खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट। तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके अपने एंड से जरूर पढ़ेंगे। जो डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है उस डिपार्टमेंट रिलेटेड आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं, सीधे से। ओके, अब अगर हम बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पे वही बोला गया है जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ये जिनके पास अपना फेलोशिप है वो OF या FA दोनों ही सीट में से किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास फेलोशिप नहीं है विदाउट देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप,
उनको जो है सिर्फ एफए सीट्स के लिए ही अप्लाई दैट इज अप्लाई करना है, बाकी अलग अलग सीट्स के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं क्या रहने वाला है क्या नहीं। जनरली इन्होंने जो है मेडिकल क्वालिफिकेशन में 55% मार्क्स मांगे हैं, नर्सिंग में 55 और नॉन मेडिकल स्टूडेंट से जो है इन्होंने अलग अलग बेसिस पे 60% मार्क्स को यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप एक बार जब गो थ्रू करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि जो एक तरीके से ओएफ कैटेगरी है तो उनमें कौन कौन से फेलोशिप को यहाँ लिया जा रहा है, जैसे कि CSIR, यूजीसी नेट फॉर JRF, ICMR JRF, DVT JRF एंड NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जिनका फिलहाल में अभी ऑनगोइंग है, राइट, आपका मास्टर मान लीजिए ऑनगोइंग है, तो क्या बोला गया है कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट जो है इनका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का उस डेट तक आ जाना चाहिए। यानी आपके पास आपका फाइनल क्वालिफिकेशन डिग्री 6 फरवरी 2025 तक आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कोई ऑनगोइंग डिग्री है भी तो। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपका डिग्री जो है 6 फरवरी के बाद आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन वही मेंशन है कि स्टेज 1 में जो है 30 मार्क्स का 30 एमसीक्यू होगा, 1 मार्क्स ईच यानी कि 30 मार्क्स का होगा। और इसमें जो है आपको क्या क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड रिलेटेड एमसीक्यू कवरिंग इंग्लिश रिटन एंड वर्बल स्किल, बायोस्टैट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन होगा। स्टेज 2 जो कि 40 मार्क्स का होगा, 40 एमसीक्यू होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें आपसे थ्योरी बेस्ड दैट इज सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी बेस्ड कंप्राइजिंग एमसीक्यू पूछा जाएगा ऑफ एमडी, एमएस, एमडी, एमडीएस एंड एमएससी एंट्रेंस लेवल। यानी कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ऑब्वियसली आपके मेडिकल फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके एमएससी रिलेटेड जो है क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स जो है स्टेज 1 स्टेज 2 को मिला के एक तरीके से जो है 70 होगा, दैट इज 30 + 40। टोटल ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स मिलेगा। एलिजिबिलिटी यानी थर्ड स्टेज के लिए आप तभी एलिजिबल हैं जब आप 35 मार्क्स जो है एग्रीगेट स्टेज 1 स्टेज 2 में एक तरीके से स्कोर कर पाएंगे, तभी आप जो है स्टेज 3 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। स्पेशल वेटेज का सेक्शन आप यहाँ पे अपने एंड से पढ़ सकते हैं, क्या दिया गया है, कैसे दिया गया, कितना स्पेशल वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क्स इन स्टेज 1, 2 एंड 3 कंबाइंड shall be eligible for the admission and shall be included in the final merit list। यानी कि स्टेज 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला के जो स्टूडेंट्स 50% मार्क्स एक तरीके से सिक्योर करेगा उसी का नाम जो है हम फाइनल मेरिट लिस्ट में एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली 50 या 50+ जो है मार्क्स एक तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टेज 1 स्टेज 2 का कैसे चलेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, ये सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, क्या ज्वाइनिंग डेट रहेगी एंड एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अभी अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वेबसाइट दिखाई थी जो कि था aimsexam.ac.in। इस वेबसाइट पे ही आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द पीएचडी इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन भी सारा दिया गया है, क्या रहने वाला है यहाँ पे देखिए, स्टेट कोड दिया गया है जिस स्टेट को आप एक तरीके से एग्जाम दैट इज सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे जहां पे इसकी नीड होगी वहां पे आप इसको एक तरीके से स्टेट कोड को अप्लाई कर सकते हैं। सारी बातें जो है यहाँ पे मेंशन है, इसलिए मैंने कहा था एक बार इसको प्लीज गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। जितनी मेन डिटेल्स थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर आपको अप्लाई करना है तो इस पीडीएफ को आपको एक बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली जो है ऐसे ही सारे डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।